हेलो बच्चों, 16 दिसंबर को जो आप लोगों का प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का विज्ञान का, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे विज्ञान का बच्चों, जो कि आपके प्री बोर्ड में आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। तो सभी क्वेश्चंस को बच्चों अच्छा से रट लीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और वीडियो को आप अपने दोस्तों में बच्चों आप अपने क्लास के मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश परिवर्तन के बच्चों 2 नियम होते हैं, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बच्चों उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। निर्वात में जो है बच्चों प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आँखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है रेटिना, दूसरा ऑप्शन है आइरिस, तीसरा ऑप्शन है पुतली, और ऑप्शन डी है कॉर्निया। तो आँखों की रंगीन भाग को बच्चों क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर, सामान्य नेत्र की निकट बिंदु क्या है। पहला ऑप्शन है 1 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन है 25 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो सामान्य नेत्र यानी कि मान लीजिए ऐसा आँख जो कि खराब ना है, ठीक है। मान लीजिए ये एक आँख है, ये अच्छा से सब चीज़ वस्तु को देख सकता है। तो ये अगर कोई वस्तु अगर 50 सेंटीमीटर से सामने आँख के सामने अगर आप हाथ लाइएगा और 50 सेंटीमीटर से तक अगर रहेगा तो आपको अच्छा से दिख जाएगा, लेकिन 50 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से घटकर वो अगर 20 सेंटीमीटर होता है तो आपको वो अच्छा से नहीं दिखेगा, ठीक है। 25 सेंटीमीटर पर आप बहुत ही अच्छा से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, उससे ज़्यादा सामने आएगा तो वस्तु आपको अच्छा से नहीं दिखेगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा है बायफोकस लेंस, और ऑप्शन नंबर डी है बेलनाकार लेंस। तो दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। अगर किसी को किसी आँख में दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है तो उत्तल लेंस का चश्मा उससे पहनाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, आकाश के नीले रंग का कारण। यानी कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पृथ्वी के ऊपर हम लोग जब भी आकाश को देखते हैं तो पूरा नीला रहता है। तो नीला वो क्यों रहता है। तो नीला रहने का कारण है प्रकाश की प्रकीर्णन, ठीक है। नीला रंग का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आकाश जो है हमें नीला दिखाई देता है। क्या क्यों नीला दिखा देता है, प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है कूलाम, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है बच्चों वो कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में एम्पियर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में बच्चों एम्पियर को जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में एमीटर को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है, टंगस्टन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो ऑप्शन ए है विद्युत निष्कर्षण में, ऑप्शन बी है बिजली का बल्ब में, और ऑप्शन सी है कुचालक में, और ऑप्शन डी है वस्त्र निर्माण में। तो टंगस्टन का जो प्रयोग है बच्चों वो बिजली के बल्ब में किया जाता है। सादा बल्ब आप लोग देखे होंगे, इस तरह से जो बल्ब रहता है, थोड़ा बन नहीं पा रहा हमसे, इस तरह से बल्ब हम बना दे रहे हैं टूटा फूटा, ठीक है। उसमें इस तरह से आप लोग देखे होंगे, इस तरह से तार एकदम पतला सा यहाँ पे तार जुटा रहता है, इस जगह पे रहता है ना, इसी को कहते हैं टंगस्टन। वो जो तार रहता है ना यहाँ पे पतला सा, वो रहता है
टंगस्टन, ठीक है, एकदम बहुत जो पतला सा रहता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिजली के बल्ब में कौन सा तार रहता है, तो आप बोल सकते हैं टंगस्टन, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया Fe+CuSO4, ठीक है, रिएक्शन कर रहा है, FeSO4 प्लस Cu बना रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि SO4 के साथ जो है यहाँ Cu है कि नहीं, और Fe जो है वो अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है, SO4 के साथ में Fe आ जा रहा है और Cu को हटा दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अभिक्रिया हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe जो है Cu को हटाकर खुद से बैठ जा रहा है और Cu बाहर हो जा रहा है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि खुद किसी के स्थान पर विस्थान हो जाना, यानी कि उसको हटा के और खुद जाके बैठ जा रहा। तो ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, यानी कि साग सब्जी जो होता है बच्चों, जो फेंक देते हैं हम लोग, वो सड़ गल जाता है। तो वो जो कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट का मतलब वो सड़ गल जाता है। तो वो सड़ना गलना जो है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि साग सब्जी का सड़ना वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये जो है बच्चों वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि साग सब्जी का सड़ना या कंपोस्ट होना ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर बच्चों, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लिटमस पत्र जो होता है बच्चों वो लीचेन का एक पेड़ से बनता है, ठीक है। और अगर उसमें क्षार लगा दिया जाए तो वो लाल लिटमस पत्र जो है वो किस कलर में बदल जाएगा, तो नीला में बदल जाएगा। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है और नीला लिटमस को अम्ल जो है वो लाल कर देता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है उस समय। तो अच्छा से ये क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अब हम लोग धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धातु जो है बच्चों वो नेचर में कैसा होता है, यानी कि वो अम्लीय होता है या क्षारकीय होता है या उदासीय होता है। तो अम्ल धातु, जितने भी धातु है बच्चों, धातु यानी कि लोहा, कॉपर, तांबा, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, एल्युमिनियम, ये सब जो है धातु वो क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। नेचर में क्या होते हैं, क्षारकीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकालता है। यानी अम्ल जो है बच्चों धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है बच्चों, तो कौन सा गैस निकलता है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोगों का 16 नंबर, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल को बच्चों बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा चूना जल जो है वो बुझा हुआ चूना को कहा जाता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो है बच्चों वो होता है Ca हॉल में OH2, ठीक है, 2 जो है वो हॉल में लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा होगा, पढ़ने में अच्छा से समझ में भी आ रहा होगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण होता है। तो बेकिंग सोडा जो है बच्चों वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है। आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल अच्छा से याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा किसका मिश्रण होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल का। ये सब क्वेश्चंस को बच्चों आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और अच्छा से सभी क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरा जो होता है बच्चों यानी कि नींबू, ये सब जो होता है, संतरे में जो है वो किस प्रकार का अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल। अब नींबू में भी और संतरे में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन, सोडियम को किस में डुबोकर रखा जाता है।
तो बच्चों सोडियम को ऑप्शन नंबर ए है जल में, ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी का तेल यानी कि किरोसिन का तेल, और अल्कोहल में, और इनमें से सभी। तो सोडियम को जो है बच्चों वो किरोसिन का तेल में यानी कि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है बच्चों बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तुरंत एकदम आग पकड़ लेता है। सोडियम को अगर जल यानी कि पानी में रख दिया जाए बच्चों तो ये पानी में भी जल सकता है, क्योंकि पानी में क्या होता है H2O यानी कि ऑक्सीजन होता है, और आग जलने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। तो पानी में भी क्या हो सकता है, सोडियम को रख दिया जाए तो वो जल जाएगा, आग पकड़ लेगा, क्योंकि वो बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होता है। इसीलिए मिट्टी तेल में रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी कि केरोसिन तेल में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आप लोग हमेशा याद कर रख लीजिएगा बच्चों, अल्काइन में कितने कितने बॉन्ड होते हैं? तो 3 बंधन होते हैं। ठीक है, अल्काइन में 3 बंधन होते हैं। इस तरह से जहाँ भी अल्काइन का यूज होगा वहाँ पर इस तरह से सी के साथ 3 बॉन्ड लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तीन बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए सी एक बॉन्ड है, CHO पर्याकार्यात्मक समूह है, यानी कि CHO जब भी लगा रहे किसी के भी साथ CHO एक बॉन्ड के साथ में, तो वो एल्डिहाइड होगा। ठीक है, अच्छा से आप लोग याद कर लीजिए क्या होगा, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है बच्चों पेड़ पौधा जो खाना बनाते हैं, खाना बनाने का जो प्रक्रिया होता है उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो जब पेड़ पौधा खाना बनाता है बच्चों तो भाप के रूप में, जैसे कि जल जो है ऑक्सीजन, पेड़ पौधा कहाँ से जल लेता है? पेड़ पौधा जो है बच्चों जल कहाँ से लेता है? तो अपने जड़ से लेता है। और जल में क्या होता है? H2O यानी कि ऑक्सीजन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन से यानी कि पानी से है ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। तो रंध्र किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों रंध्र जो है आप लोग पत्ता देखे होंगे, पेड़ का जो पत्ता होता है इस तरह से हम बना दे रहे हैं पत्ता। ठीक है, पत्ता में क्या होता है देखे होंगे, छोटा छोटा एकदम ढेर सारा छेदा होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसी रंध्र से बच्चों पेड़ पौधा हवा को अंदर खींचता है, सूर्य के प्रकाश को अंदर खींचता है। वो जो छोटा छोटा छेदा होता है उसी को रंध्र बोला जाता है। और वो खुलता है और बंद होता है कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय, यानी कि जब पेड़ पौधा खाना बनाता है तब उससे कार्बन डाइऑक्साइड वो इसी से लेता है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश अपने अंदर इसी रंध्र से, ये छोटा छोटा छेदों से लेता है, जब वो क्या करता है प्रकाश संश्लेषण, जब खाना बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? यानी कि हम लोग जो भी खाते हैं बच्चों, जो भी खाते हैं उसका पाचन यानी कि अवशोषण कहाँ पर होता है हमारे बॉडी में? कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, किस आंत में होता है? छोटी आंत में हम लोगों का खाना का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोगों का 25 नंबर। दो तंत्रिका कोशिका का मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यानी कि दो तंत्रिका कोशिका, यानी कि जो तंत्रिका कोशिका होता है बच्चों उसके बीच में जो खाली स्थान होता है, जैसे मान लीजिए एक ये है और एक ये है, तो इसके बीच में खाली स्थान होगा कि नहीं? तो इसके बीच के जो खाली स्थान को हम लोग सिनेपस कहा जाता है। क्या कहता है? सिनेपस कहा जाता है दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के खाली स्थान को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? यानी कि पेड़ पौधा में जो फल पकता है बच्चों उसके लिए पेड़ पौधा में कौन सा हार्मोन का होना जरूरी है? फल को कौन सा हार्मोन पकाता है? तो एथिलीन हार्मोन जो है बच्चों वो फलों को पकाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए कि एथिलीन हार्मोन जो है वो फलों को पकाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है?
तो गर्भाशय में जो निषेचन की जो क्रिया होता है बच्चों, वो डिंब वाहिनी में होता है। कहाँ पर होता है? निषेचन की जो क्रिया होता है वो डिंब वाहिनी में होता है, गर्भाशय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 28 नंबर। मेंडल अपने प्रयोग में किस मेंडल जो है बच्चों, वो बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा को चुना था? तो मटर का पौधा को चुना था बच्चों मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, कि अगर बीज अगर छोटा होगा तो क्या होगा कि उससे जो मटर उगेगा वो भी छोटा ही उगेगा। अगर बीज बड़ा होगा बच्चों तो उसका जो बीज है, मटर जो है उसका बीज वो भी बड़ा होगा। तो ये सब प्रयोग जो है मेंडल ने मटर के पौधों पर किया था। बहुत सारा और भी बहुत सारा प्रयोग उसने किए थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन। एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? यानी कि पुरुष में बच्चों, पुरुषों में किस प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो पुरुषों में बच्चों XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुरुषों में X और Y, और महिलाओं में बच्चों सिर्फ एक गुणसूत्र होते हैं, वो होते हैं XX। ठीक है, कौन से होते हैं? सिर्फ XX गुणसूत्र महिलाओं में पाए जाते हैं और XY जो है वो पुरुषों में। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो पर्यावरण मित्र का मतलब बच्चों की पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में मदद करे, उसे ही पर्यावरण मित्र कहेंगे। तो कपड़े के थैली का प्रयोग, यानी कि कपड़ा का थैली का हम लोग प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? ये पर्यावरण मित्र कहलाएगा। अगर प्लास्टिक का करेंगे तो प्लास्टिक इधर उधर फेंकेंगे जिससे कि मिट्टी का उपजाऊ क्षमता खत्म होता है, और अगर प्लास्टिक को जलाएंगे तो उससे भी पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये जो है वो क्या होगा? पर्यावरण मित्र। बेमतलब का पंखा ना चलाना, अगर बेमतलब का पंखा कोई चलाता है तो वो पर्यावरण मित्र में नहीं आएगा, क्योंकि एनर्जी खत्म होता है। बिजली जो है कोयला से बनता है, तो जितना ज़्यादा बिजली खपत होगा उतना ज़्यादा कोयला ये होगा, तो उससे पोल्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद स्कूटर पर विद्यालय ना जाकर पैदल जाना। अगर हम लोग स्कूटर से, बाइक से, कार से, बस से स्कूल जाते हैं तो उससे क्या होगा? बसों से धुआं निकलता है जिससे कि क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। इसलिए पैदल चलना अच्छा होगा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी, तब हम लोग पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है बच्चों, ये पर्यावरण मित्र का व्यवहार कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चंस को बच्चों आप लोग अच्छा से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए बच्चों। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।